लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रायः यह देखा गया है केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखना चाहता है। प्रायः यह देखा गया है केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखना चाहता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है। सर रिपीट एक बार फिर से। फिर से रिपीट कर दें। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रायः यह देखा गया है केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखना चाहता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखिए। आर्टिकल 200 के अनुसार, आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को एक बार सर फिर से इसको थर्ड नंबर। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, जिससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य सरकार के कानून निर्माण में देरी कर सके, या वीटो का प्रयोग करके विधेयक को ही एक मिनट सर, यहाँ पर सर छूट गया कि इससे केंद्र को यह अवसर मिल जाता है। यहाँ से थोड़ा सा बताइए सर, तो लेट से जुड़े इससे केंद्र को यह अवसर मिल जाता है कि वह राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके, और चाहे तो वीटो का प्रयोग करके विधेयक को पूरी तरीके से नकार दे, वीटो का प्रयोग करके विधेयक को पूरी तरीके से नकार दे। ठीक है, अगला पॉइंट आर्टिकल 356 का लिखिए। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है,
राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है तथा राज्य सरकार के कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। राज्य सरकार के कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और है ना कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यस सर। हाँ, इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट मार के कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। फिर संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, तो पूरा पावर केंद्र के पास चला गया। संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अगला पॉइंट लिखिए, आपातकालीन उपबंध लिख के डैश मारिए। आपातकालीन उपबंध लिख के डैश मारिए। ठीक है, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है? 18 में। 18 352 से 360 352 से 360 तक। ठीक है, तो लिखिए आपातकालीन उपबंध। एक सर इसमें समझाना है थोड़ा सा, ये पिछले तुम लेट आए हो क्या? हाँ नहीं, लेट तो आए, लेकिन एक है जो है पॉइंट है 365 का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पहले वो लिखाने जो दो। 356 में भी होता है, 365 में भी होता है, संविधान राष्ट्रपति शासन विफल होने पे पता है। ठीक है, पहले लिख लो, फ्लो टूट जाएगा नहीं तो। आपातकालीन उपबंध लिखें। लिखिए, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक केंद्र को आपातकालीन स्थिति में केंद्र को आपातकालीन स्थिति में सर्वशक्तिमान बना देता है। सर्वशक्तिमान बना देता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना यह प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना यह प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत ही टफ प्रावधान है। आप समझो कि संविधान का ये भाग है जो कि बिना कोई संविधान में संशोधन किए ही एक बार में लगा दीजिए, क्या कहते हैं, आपातकाल, और सारा का सारा शक्ति केंद्र के पास। सर संघीय ढांचे को सर एक बार एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए, आर्टिकल 367 के अनुसार, सॉरी 368, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया में केंद्र को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। केंद्र को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। ठीक है, और लिखिए अगला पॉइंट, समान स्थितियों में भी
केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं। वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। पढ़ो तो कोई कहां तक लिखा इस पॉइंट। थोड़ा सा छोटा भी है। आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया में केंद्र को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। सामान्य स्थिति में भी केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। इसके बाद सब थोड़ा छोटा है। हाँ, वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं। वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। केंद्र द्वारा केंद्र के पास आय अच्छा, वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं। वस्तुतः केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान शर्तों के आधार पर दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान शर्तों के आधार पर दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान शर्तों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। इस प्रकार राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। कौन है? अनिकेत जी, अंकित जी, बहुत आप लेट ज्वाइन किए हैं और यहाँ लिखाया जा रहा है। ठीक है, सर केंद्र का अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकते हैं ना, कि प्रत्यक्ष तो नहीं होगा। लिख लो सब समझाते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान और शर्तों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और संघ पर उसकी निर्भरता। राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और संघ पर उसकी निर्भरता उसकी स्वायत्तता को सीमित कर देती है। राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और संघ पर उसकी निर्भरता उनकी स्वायत्तता को सीमित कर देती है। हो गया कंप्लीट पॉइंट। राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और संघ पर उसकी निर्भरता उसकी स्वायत्तता को सीमित कर देती है। क्लियर है? यस सर। संघ पे उसको निर्भरता सर आगे क्या हुआ? उसकी स्वायत्तता को हाँ, स्वायत्तता को सीमित कर देती है। सर थोड़ा पीडीएफ नहीं भेज सकते हैं सर उसका, जो लिख कर आए हैं उसका कॉपी का? कौन बोल रहे हो? मैं अंकित बोल रहे हैं सर। अब कब से बैच ज्वाइन किया आपने? ये तो हो गया सर, 2-3 दिन हो गया है। 2-3 दिन हो गया है। जब आप अपने से लिखते हैं ना, आपके अपने राइटिंग में नोट्स तैयार होता है। ठीक है, जी सर। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं सिर्फ उसी को हम लिखाते हैं। बाद बाकी तो आप किताब में पढ़ ही लेते हैं। जब लिखने के लिए दिया जाता है, आपने आज क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? जी सर,
आज जी नहीं किए हैं सर। जी नहीं किए थे। जब नहीं करेंगे अटेम्प्ट तो पता कैसे चलेगा कि लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो तो मतलब क्वेश्चन के नहीं भेज सकते हैं सर। क्या क्वेश्चन को जो जो भी पूछना है बाद में पूछ लीजिएगा। खुद लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। क्लास में बैठिए ना तो पेन पेपर लेके बैठिए। वो जो यूट्यूब पे क्लासेस चलते रहती है ना, क्या आइए देखिए और चले उसकी जाइए। निर्भरता उसकी स्वायत्ता को क्या उसकी निर्भरता उनकी स्वायत्ता को सीमित कर सीमित कर दीजिए। देती है, सीमित कर देती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट था? अनुच्छेद 249 का पॉइंट बताया था मैंने। लिखिए, अनुच्छेद 249 के अधीन 248 भी। नहीं 249 249 बताया था मैंने। ये सर बताया था बट लिखवाया नहीं अभी। हाँ लिख लीजिए। अनुच्छेद 249 का अधीन संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अधीन संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। बीच में क्या बोले सर उसका बीच में? अनुच्छेद 249 के अधीन संसद 249 सांसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए। जी सर बोलिए सर। ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए राज्यसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा करने के लिए राज्यसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। यहीं पर राज्यसभा की जो है इम्पोर्टेंस समझ में आता है। यहाँ पे राज्यसभा का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, बात सही है। बाकी संविधान में कहीं भी राज्यसभा की इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, नहीं, यहीं एकाध पर है। एकाध जगह और है। जैसे कि दो राज्य अगर कहे तो उसके लिए कानून बना सकती है। कुछ कुछ चीजों में है, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। राज्यसभा का इम्पोर्टेंस है। वो संविधान संशोधन में तो राज्य का ही पूरा चलता है ना। राज्यसभा पूरा का पूरा बराबर का काम करता है, तो कैसे इम्पोर्टेंस नहीं हुआ इसका? सर कोई बिल पास करने के लिए तो राज्यसभा की भी तो जरूरत राज्यसभा तो पड़ती है चाहिए इसमें। चाहिए ना। ठीक है। और लिखो लेकिन कई क्या अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 लिखो। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। ज्यादा बदमाश बच्चों के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, उसका सीधा प्रयोग किया जाता है। बताया जाए सर। लिखो आर्टिकल 312। सर एक बार बोलिए अखिल भारतीय सेवा। पहले अनुच्छेद 312 लिख लो ना। अनुच्छेद 312 उसके बाद डैश देके लिखना, तब पता चलेगा ना। जब रिवीजन करोगे ना तो उसमें क्या होगा ना कि यस एक एक अनुच्छेद तुम्हारे दिमाग के सामने आएगा, तो वो पॉइंट तुमको अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा लिखा रहे हैं। लिखो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, डैश देके अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं, जो डीएम है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन के लिए कार्य करते हैं। राज्यों के प्रशासन के लिए कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन के लिए कार्य करते हैं। अतः केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रख सकता है। अतः केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रख सकता है। अब ये जो चंदन लिखा था कि आईएएस आईपीएस जो है कि सीधा केंद्र के लिए काम करता है, उसको दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है ना चंदन। इसी तरीके से जी भाषा सर। का इसी तरीके से अलग अलग भाषा में चीजों को लिखते हैं।
बात वही, लेकिन बोलना थोड़ा मीठे तरीके से है। जी सर, एक चीज आओ एजेंट वाला जो शब्द बहुत गलत हो गया सर। हाँ, तो एजेंट वाला के लिए मैंने लिखा है ना, राज्यपाल वाला पॉइंट आज आपको, जी सर। तो इसको प्रयोग कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, हम्म। संविधान के अनुच्छेद 33 और 34, संविधान के अनुच्छेद 33 और 34, संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 सैनिक शासन मार्शल लॉ के बारे में है। सैनिक शासन ब्रैकेट में मार्शल लॉ लिख लीजिएगा, पुलिस लॉ, मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है पुलिस लॉ, मार्शल लॉ, थोड़ा समझा दें, जानते हो कोई? यस सर। बताओ। ना दलील ना मैं- वकील ना ये वाला है, पूरी तरह से सेना का शासन होगा, वह सेना ही सर्वोच्च हो जाती है उस समय। हम्म, किसी क्षेत्र में जब अशांति ज्यादा हो जाता है उस क्षेत्र पर, तब केंद्र जो है उसको लगाती है। जैसे अत्फा का कानून है जो पूर्वोत्तर भारत में है, और जम्मू कश्मीर में जो लगाया गया कानून लगाया गया था वो भी इसी के अंतर्गत आता है शायद। तो जो मार्शल लॉ है, सर ये ठीक सैन्य शासन जैसा है जहाँ पे बाकी प्रशासन काम नहीं करता, सर आर्मी जब कोई स्पेसिफिक एरिया में जो है ना लोकतंत्र विफल हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में जो नहीं सेना जो ना अपने हाथों में कमान संभाल लेती है। उसमें जो है कि कुछ आपके मौलिक अधिकार का कटल हो जाता है, और क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से पुलिस के हाथ में आपका प्रशासन चला जाता है। सेना पुलिस मार्शल लॉ लागू करती है, सैनिक भी, सेना भी आ जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है कि जहाँ जब अशांति बहुत फैल जाए और नॉर्मल तरीके से वो कंट्रोल नहीं हो सके, तब जाके मार्शल लॉ का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है आपको मैंने, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 पढ़ो तो। संविधान के अनुच्छेद सैनिक 33 शासन 34 सैन्य शासन मार्शल लॉ के बारे में प्रावधान बस करता इतना है, ही। संबंधित है। से संबंधित है, ठीक है, से यस सर। संबंधित मार्शल है, लॉ से संबंधित है। उसके बाद ब्रैक कोमा देके लिखो, ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं, ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य, ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा, केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को, या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानून सम्मत करार दे सके, कानून सम्मत करार दे सके, ठीक है। और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति, कानून सम्मत करार दे सके, कानून सम्मत करार दे सके, इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है, का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट लिखे थे क्या? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है, अभी नहीं लिखा सर, बता दिया था आपने लिख लो, डिस्कशन। लिख लो, ये पॉइंट हो जाएगा लिखने के लिए। अपशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर जिसको बोलते हैं हम लोग, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है, तथा संघ सूची का लिस्ट भी सबसे बड़ा है। 100 विषय है संघ सूची में, संघ सूची का लिस्ट भी सबसे बड़ा है।
अब देखो, इस प्रकार से आपके पास कितने सारे पॉइंट आ गए अब लिखने के लिए कि जब कहा जाएगा कि केंद्र की ओर झुका हुआ है संघवाद, तो आप बहुत सारे पॉइंट एक साथ दे सकते हैं, है ना। यस सर। और उसके बाद इस हाँ बोलो। सर एक इसमें पॉइंट को 365 को जो है और 356 में सर क्या अंतर रह गया फिर? दोनों तो एक ही टाइप लग रहा था। 365 और 356 में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। उस पे भी आ रहे हैं, चूंकि वो संविधान की विफलता के बारे में है। ये 356 तो तुम्हारा जो है कि राज्यपाल रिपोर्ट पेश करता है तब उसके बारे में है, और 365 भी जो है कि सबको पता नहीं है कि 365 आर्टिकल से भी संवैधानिक क्या कहते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। नहीं सर उसको तो ऐसे है ना कि अगर केंद्र को निर्देश दे राज्य को, वो मानने में अगर उसको हाँ, आनाकानी करे तब लगा सकते हैं इस स्थिति में भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ संघवाद के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने 365 को डील नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए जो चरित्र है भारत के संविधान का वो क्या है? चरित्र ऐसा है कि यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए ही इस ऐसे चरित्र को बनाया गया है। अब यहाँ पे जो 365 में कहा जाता है कि अगर कोई आपको कहा जा रहा है कि केंद्र के द्वारा राज्य को कोई निर्देश दिया जा रहा है, आप उसका पालन नहीं करते हो, तब जाकर के आपके राज्य में जो है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये आर्टिकल 365 कहता है। तो इससे जो है कि केंद्र की शक्ति इस प्रकार से डिफाइन नहीं होती है कि वो संघवाद के खिलाफ है। अब कोई राज्य इस तरीके से काम ही स्टार्ट कर दे जो कि पूरे भारत के एकता अखंडता के लिए हो, क्या कहते उसके लिए खतरा उत्पन्न कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहां पे केंद्र का हावी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ना तो मैंने 365 के पॉइंट को आपको लिखाया, और उसको भी डील भी करूंगा तो वो लास्ट में करूंगा, ताकि पढ़ाने में होता क्या है ना कि एक लयबद्ध तरीके से चीजों को पढ़ाया जाता है, कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक के आसपास घूमे तो आपको क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन कम हो और समझाने में समय नहीं जाता है, ठीक है। बाद बाकी जो पॉइंट है वो यही है। अब आप लिख लें कि क्या कहते हैं कि एकात्मक, ये तो हो गया संघात्मक का मसला, एकात्मक वाला लिख लेंगे पॉइंट। उसमें क्या क्या लिखेंगे कि शक्तिशाली केंद्र, तो शक्तिशाली केंद्र है। आपातकालीन स्थिति में जो है कि 352 356 राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, तो इस तरीके से जो है कि आपको ये संघ की तरफ झुका हुआ दिखाई दे दिया। और आपके इस टॉपिक में कुछ बचा रह गया क्या, ये संघ केंद्र संघ वाले में? अगला टॉपिक जो है वो आपका राष्ट्रपति का है। आई थिंक कि आप इस टॉपिक को आप पढ़ के देखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ बचा नहीं रह गया, अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ, एक चीज है कि इसका ट्रेंड थोड़ा सा समझा देते हैं, वो छूट गया आपका कि ट्रेंड कैसा कैसा रहा है। तो आप समझिए, इस चीज को खाली समझ लीजिए, इसको लिखाएंगे नहीं, कि अभी जो है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का ट्रेंड कैसा है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री मजबूत आ जाए, ठीक है, तो केंद्रीकृत संघवाद की प्रवृत्ति जो है कि अपने आप देश में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी मोदी जी, उस समय पे नेहरू जी, बीच में इंदिरा जी, उस समय ये चीजें आ जाती है। और अगर मतलब कि देश में या केंद्र में जो है कि गठबंधन की सरकार हो, या राज्य में जो है कि बहुत सारे राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, तो उस समय जो है कि ये केंद्रीय संघवाद की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। उसमें जो है कि आपका राज्य का शक्ति मजबूत हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हम ट्रेंड समझा देते हैं। हुआ क्या कि 1950 में नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने तो 1967 तक रह गए। तो 1950 से 1967 तक करीबन 1990 के आसपास तक पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था। तो उस समय क्या था, कांग्रेस का ही पूरा देश में शासन रहा। तो राज्य ने अपने आप के रूप, एक स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। वैसा कोई उन्होंने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। जो नेहरू जी कह रहे हैं उसी तरीके से देश चल रहा है, उसी के पीछे पीछे राज्य चल रहा है। तो राज्य के पास अपना कोई मतलब कि स्वायत्त इकाई था, संघीय इकाई के रूप में वो अलग एक संस्था थी। केंद्र सरकार का विरोध करके हम कुछ करेंगे, जैसे ममता बनर्जी बार बार विरोध कर देती है, इस तरीके का कुछ काम किया ही नहीं। तो एक दलीय व्यवस्था थी, पूरे देश में ही लगभग एक दलीय व्यवस्था थी। केरला में 1967 में जाके वामपंथ की सरकार बनी थी। उससे पहले तो पूरे देश में जो है कि सीधा सीधा कांग्रेस का ही गवर्नमेंट था। राज्य में भी कांग्रेस, देश में भी कांग्रेस, किसी दूसरे का सरकार ही नहीं था। तो इस मामले में क्या हुआ कि केंद्र के महत्व को बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। तो इस पूरे शासनकाल को 1950 से 1967 के शासनकाल को केंद्रीकृत संघवाद का काल कहा जाता है, ठीक है। एक ये ट्रेंड हुआ। अब देखिए 1990 के बाद क्या हुआ
कि राज्य में देश के पॉलिटिकल सिस्टम में काफी बदलाव आया हुआ। आपको पता है कि देश में जो है कि क्षेत्रीय दलों की संख्या में बढ़ावा हुआ। उसके बाद कई सारे क्षेत्रीय दल जो है कि अलग अलग राज्यों में सरकार बना लिया। और 1990 के बाद 1999 तक का तो हालात ये था कि हर बार गठबंधन का सरकार आ रहा था। और गठबंधन के सरकार के साथ साथ जो केंद्र थे, राज्य की स्थिति ये थी कि राज्यों में भी अलग अलग पार्टियों की सरकार बन रही थी। ठीक है। और इसी दरमियान जो एसआर बोम्मई वाला केस हुआ, ये एसआर बोम्मई कौन है पता है? ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। ये गए थे, क्या कहते हैं, रेस कोर्स में थी वो खेलने के लिए, पता नहीं कौन सा वो घोड़ा वाला खेल होता है, वो गए थे खेलने के लिए। अब पता चला इनका इधर सरकार ही गिरा दिया था। ठीक है। तो ये इसके बेटे जी जो है कि एसआर बोम्मई का लड़का इधर फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना था जी। ये उसमें मुख्यमंत्री तो कर्नाटका में ही थे। कर्नाटक के ही सीएम बने हैं, एसआर बोम्मई के ही कौन, बेटे क्या बने हुए थे। क्या नाम उसका? सिद्धू रमैया करके है ना? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसका एसआर बोम्मई बोम्मई नाम के है, उसका भी नाम बोम्मई है, नाम भूल रहे हैं, उसका लड़का था। ठीक, उसी के पिताजी का ये केस है। तो हुआ यही था कि मुख्यमंत्री साहब गए थे रेस हॉर्स में खेलने के लिए, रेस कोर्स में वो घोड़ा वाला रेस खेलने के लिए, इधर उनका सरकार गिर गया था। 1994 में ये फैसला आया और ये फैसला बहुत ही खतरनाक फैसला था। उसके बाद से किसी भी सरकार को गिराना काफी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार को आप गिरा देते हैं, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट जब 2015 में आई थी, 14 में आई थी, तो ये उत्तराखंड की सरकार को गिरा दिया था। फिर उन्होंने सीधा सीधा नियम है अब कि आपको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा राज्यपाल के सामने। आप हॉर्स ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। जो भी फैसला होगा फ्लोर का कि किसके पक्ष में सरकार है, वो सब सीधा सीधा का फैसला राजभवन में होगा, वो सबके सामने वोटिंग के माध्यम से होगा। ठीक है। उसके बाद इस निर्णय में यह भी कहा गया कि जो भारतीय संघीय संविधान है, संविधान का जो संघीय ढांचा है, यह संविधान की मूल अवधारणा है। 1994 के जजमेंट में लिखा गया सर बम्बई वाले में। और न्यायपालिका के अनुसार जो है कि राज्य भी एक अलग इकाई के रूप में काम करेगा। ये उन्होंने स्पष्ट न्यायपालिका ने कहा कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। संविधान की व्यवस्था में राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, लेकिन इसका आशय ये तो नहीं होता ना कि राज्य केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। आप इस पॉइंट को चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ पॉइंट एसआर बोम्मई का, ऐसे मैं कल कुछ और पॉइंट लिखा दूंगा, एक साथ ही करा दूंगा इसको। ठीक है, आज मैं बता देता हूँ। बासवराज बोम्मई था सर। अच्छा, उसका बसवराज बोम्मई नाम था। ठीक है। ये बीजेपी शासन में थे। उसके बाद उसका ये लड़का आजकल जो फंस गया है, उसका भतीजा कौन है, उसको वो बना था मुख्यमंत्री। ठीक है, छोड़ो जो भी बना था। तो उन्होंने क्या कहा, इस पॉइंट को समझो। न्यायपालिका ने कहा कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन इस बात का यह आशय नहीं होता है कि राज्य केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेंगे। राज्य भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। ये टिप्पणी की गई 1990 के बाद। तो अब क्या होता है कि जैसे ही राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल बढ़ेंगे, केंद्र से भिन्न राज्य में राजनीतिक दलों की सरकार आएंगी, तो वो क्या चाहती है कि जो हमारी शक्तियां हो, जो वित्तीय स्वायत्ता का मामला हो, प्रशासनिक स्वायत्ता का मामला हो, उसमें हमको क्या मिलना चाहिए? छूट मिलना चाहिए, ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। इस बात की जो है कि बार बार मांगे उठती रहती हैं। राज्य इस चीज का मांग करता है कि हम भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेंगे। तो यह जो है कि, और कई राज्य तो प्रशासनिक तंत्र पे जो केंद्रीय नियंत्रण हो जाता है, कई बार इससे नाराज भी हो जाते हैं। आप देख लीजिए ना, ईडी सीबीआई जाता है बंगाल में तो हमला करवा देती है ममता बनर्जी, ऐसे नहीं तो वैसे सही। ठीक है। और उदारीकरण के बाद एक कुछ चीजें और नई आई हैं, जिससे कि राज्य को थोड़ा सा, मतलब कि राज्य के, चूंकि केंद्र के पास वित्तीय कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो अब क्या हुआ है कि राज्य को भी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, इससे जो है कि अब वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जो है ये छूट दिया गया है। तो अब क्या होता है कि बिहार सरकार ने भी इसे लिया हुआ है ना, एशियाई विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से जो है कि वित्तीय सहायता लिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से एसआर बोम्मई बाद के बाद 1994 के बाद राज्य सरकार को मनमाने ढंग से केंद्र सरकार द्वारा भंग करना मुश्किल हो गया। और दूसरी बात यह है कि अब राज्यों को अलग से वित्त का लोन लेने के लिए जो है कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक वगैरह की व्यवस्था की गई है। और हमारा ये बात सही है कि विशाल देश है, अनेकों विविधताओं भरा देश है, संविधान की जटिलता है, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है जो कि विघटन की प्रवृत्तियों को अंकुश लगा सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन
ला सके। तो इस तरीके से वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है, अगर इसके कंक्लूजन को आप लिखना चाहेंगे तो वर्तमान समय की आवश्यकता यह है कि सरकार आपस में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, समन्वय और सामंजस्य तथा सहयोगी संघवाद की अवधारणा को अपनाए, वो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर जाए, ना कि क्या कहते हैं वो झगड़ालू संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। तो हमको क्या करना चाहिए कि आपसी समन्वय से, आपसी सामंजस्य से जो है कि दोनों मिलकर चलेंगे तो देश का विकास होगा। क्योंकि मेन मामला क्या है, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो दोनों जब विकास ही करना चाह रहे हैं तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक का कंक्लूजन कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, सब लोग सो गए? बिल्कुल सर। नो सर सर। सर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि संघीय शासन व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, तब इसमें ये लिख सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का क्या 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 बोल रहे हैं? अगर एक क्वेश्चन जैसे इस टाइप का लिख आ सकता है ना, जैसे संघीय शासन व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, तो उसमें एकात्मक और ये संघात्मक का दे देंगे या फिर बताओ भाई, आलोचना मूल्यांकन कैसे करोगे? आलोचना तो सर यही पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स दिखाए गए 10 पॉइंट से, तो उन्हीं 10 पॉइंट को जो है हम लोग आधार बनाएंगे कि राज्यों की जो शक्तियां जो है वो जो है केंद्र के द्वारा कम कर दी गई हैं, या राज्यों की जो स्वायत्ता को जो है केंद्र यहाँ पे काट देता है या कत्ल कर रहा है। दूसरा है ये है कि हम यहाँ पर जो है अगर एक पॉइंट ये भी डाल सके कि राज्यों की जो है स्वायत्ता जो है केंद्र के अधीन अधीन जो है इसको हम बना करके अगर रखते हैं तो राज्य जो है हर चीज के लिए फिर तो मोहताज हो जाएंगे केंद्र के। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर मूल्यांकन करना है तो यहाँ पर लास्ट में ये कंक्लूजन देना होगा कि राज्यों को जो है कुछ मामलों में जो स्वायत्ता उनकी दी गई है उससे केंद्र के जो प्रासय जो केंद्र का जो कर्टल करने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें उसकी स्वायत्ता को, बिल्कुल ना करें। ठीक है, उसके लिए जहां जरूरी है तक एक राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात हो वहां पर फिर जो है कि प्रभावशाली केंद्र का होना आवश्यक है और वो वहां पे केंद्र अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करें। बात खत्म हो गई। ठीक है। ये जो है पॉइंट दे सकते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हो अभिषेक? नो सर। ओके, ठीक है। तो हाँ सर, एक इसमें पॉइंट हम पूछना चाह रहे थे। आपने एसआर भूमि केस का सर आपने कहा कि राज्य जो मनमानी ढंग से किसी भी राज्य मतलब केंद्र जो है राज्य के किसी मनमानी ढंग से विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था सर। लेकिन ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राज्यों कई राज्यों की सीमाओं को जो चेंज करने का जो अधिकार है, या राज्यों की जो है कई मामलों को जो है लटकाने का, जैसे भी जो है कई मामले ऐसे आए जिसमें कि राज्य के जो है जो अधिकार क्षेत्र है उसको जो है उसको उस पर हस्तक्षेप किया गया, तो उस पे तो फिर एसआर बोम्बई केस का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एसआर बोम्बई केस जो है वो किस हद तक केंद्र की शक्तियों को जो है सीमित करने में अपना योगदान दिया या राज्य की स्वायत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया। तो इस पॉइंट को जो है यहाँ पर डाला जा सकता है क्या? देखो, आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है वो बातें अलग है, एसआर बोम्बई केस में जो कहा गया था वो बातें अलग है। एक जो तुम आर्टिकल 3 का जिक्र कर रहे हो वो जिक्र कर रहे हो कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, उसके नाम परिवर्तन करने में, सीमा बदलने में, ठीक है, वो पूरी तरीके से स्वायत्ता है केंद्र के पास, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप चलता नहीं है, पहली बात। दूसरा बात कि जो राज्यों को क्या स्वायत्ता मिली, तो राज्यों को राज्य का सरकार कैसे गिराया जाता था पता है एसआर बोम्बई से पहले? कि एक तो राज्यपाल का नियुक्ति केंद्र सरकार करता था। अब मन हो गया कि इंदिरा जी का सरकार गिराना है तो राज्यपाल से एक रिपोर्ट मंगवा लेता था कि यहाँ इस कारणों से जो है कि संविधान के विफलता को देखी जा रही है, यहाँ पे संवैधानिक रूप से शासन चलाना मुश्किल हो गया है, बस इतना ही रिपोर्ट है। और उसमें राज्यपाल अपना दस्तखत करके देता था, राष्ट्रपति से दस्तखत हो जाता था, बात खत्म, राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्य का सरकार खत्म हो गया। अब चुनी हुई सरकार को इस तरीके से गिरा सकते हैं क्या? तुम्हें बताओ, ये होता था। ठीक है, बोलो इस पे कुछ बोलना है। तो सर एक चीज ये भी है सर कि अभी जो है जो सिचुएशन है इसमें तो फिर न्यायपालिका के पास जो है राज्यों को जाने का अधिकार होता है, तो राज्य जो है एसआर बोम्बई केस को मैं कल डिटेल में पढ़ा दूंगा। एसआर बोम्बई केस में 3-4 बातें थी। पहला कि क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्याय संगत है? न्याय संगत कहने का मतलब ये है कि क्या ये राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है
न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं है, इस बात का प्रश्न उठा था। दूसरा प्रश्न उठा था कि राज्य में जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का शक्तियों का दायरा क्या है? संविधान चूंकि इस बात पे मौन है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या होता है, संविधान इस बात पे अगर मौन है तो राष्ट्रपति इसका गलत फायदा तो नहीं उठा सकता है। तीसरा, यदि संसद के द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया, तो आपको पता है ना राष्ट्रपति शासन लगता है तो 1 महीने के अंदर जब संसद चलता है तो 1 महीने के अंदर उसको रेक्टिफाई भी करवाना पड़ता है संसद से। यदि संसद ने इस बात की मंजूरी दे भी दी है तो कोर्ट राष्ट्रपति शासन को घोषणा को अगर अवैध ठहरा दे तो क्या इसके परिणाम क्या होंगे? ये इस 3 बात को डिक्लेयर करना था। 3 प्रश्न था। जैसे मैंने कल भी जो पढ़ाया था आपको, 2 प्रश्न पढ़ाया था किसमें, इसके मामले में ये वो अरे कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में 2 प्रश्न पढ़ाया था ना आपको। इसी तरीके से संविधान का जब कोई प्रश्न जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो प्रश्न के रूप में जाता है। तो इसका प्रश्न आप समझ लीजिए कि पहला, क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्याय संगत है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं है? पहला प्रश्न यही था। दूसरा प्रश्न था कि अनुच्छेद 356 का जो मतलब कि का प्रयोग करता है राष्ट्रपति का शक्ति इसमें जो लगाया जाता है, संविधान इस बात पे मौन है तो राष्ट्रपति किस आधार पे तय करेगा कि राज्य में जो है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये था कि यदि संसद मंजूरी दे भी दे कि हाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन कोर्ट अगर राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहरा दे तो इसके परिणाम क्या होंगे? इस 3 प्रश्न के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका फैसला क्या आया होगा? इसका फैसला तो सर यही था, देखो यही पहला था प्रश्न क्या था? कि पहला प्रश्न क्या था कि न्यायिक समीक्षा हो सकती नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हाँ अनुच्छेद 356 का घोषणा जो है कि पर्याप्त आधारों पर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जिन तथ्यों के आधारों पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कोर्ट उसकी जांच करेगा। और अगर ये पता चल गया कि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से और प्रासंगिक तरीके से, आधारहीन तरीके से और संगत तर्क के आधार पर अगर ये उद्घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा कि कोई दुर्भावना का मसला आ रहा है, तो उस उद्घोषणा को रद्द भी किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था कि संविधान तो इस मामले में मौन है, तो राष्ट्रपति का जो है कि मनमाने तरीके से कर रहा है, तो इसलिए कहा गया कि संविधान अगर इस मामले में मौन है तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद आप दोनों सदनों से जाकर रेक्टिफिकेशन इसको करवाइए। तो राष्ट्रपति का जो है कि शक्ति पूर्ण नहीं है इस मामले में, ये तय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो आपको पता ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्या बताया था? तीसरा क्वेश्चन बोलो तो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? तीसरा प्रश्न यही था कि अगर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी कोर्ट अगर डिसीजन दे दे कि राष्ट्रपति शासन गलत लगाया गया था, संविधान से संसद से रेक्टिफिकेशन होने के बाद भी, तो क्या उसमें फिर से सरकार को रिस्टोर किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ यह जो है रिस्टोर किया जा सकता है। अगर कोर्ट ने ये पा लिया कि आपने गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया है और संसद से भी पास करवा लिया है, तो भी उस सरकार को रिस्टोर करवा देंगे। जब इतना कड़ा फटकार लगा था ना, तब जाकर के उस समय से किसी भी राज्य सरकार को गिराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अब गिराने के लिए अमित शाह जी दूसरा तरीका का उपयोग करते हैं कि विधायक खरीद लेते हैं। तो ये अगला ही नया ही मसला तैयार हो गया है। ठीक है, तो कल एसआर मुंबई में जो है कि इसका बहुत मतलब कि बहुत बार उपयोग किया गया था। 1950 से 1954 के बीच राष्ट्रपति शासन 100 बार लगाया गया था राज्य में। आपको पता हो कि वर्ष में 2.5 राज्यों का सरकार गिरा दिया जाता था। अब सोच नहीं सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार है, उसको आप कैसे गिरा देते हैं। ठीक है, जबकि 1995 से लेकर 2021 के बीच, मतलब उधर समझो 1950 से 1994 44 साल में 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। एक साल में औसतन 2.5 सरकारें गिरा दी जाती थी। और 1995 से 2001 के बीच हालात ये है कि केवल और केवल 29 बार, यानी कि एक साल में औसतन 1 सरकारें ही गिरी है। उसमें कुछ सरकारें अपने मन से गिरी है, कुछ सरकारों को तिगड़म के द्वारा गिरवाया गया है। ठीक है, तो फिर भी बहुत कंट्रोल हुआ ना जी। ठीक है, संघवाद को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 356 का जो है कि इस तरीके से दुरुपयोग को रोकना बहुत जरूरी था। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को कम करना जरूरी था, जो कि एसआर मुंबई केस में कर दिया गया कि बिना किसी न्यायोचित तरीके से आप किसी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन थोप देते हैं, तो जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसको तो आप कम कर देते हैं ना, उसको कटल कर लेते हैं ना।
ठीक है, तो इसके बिना शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत अगर नहीं रहेगा तो संघवाद मजबूत कैसे होगा? तो ये सारे केस जो है कि इस मामले में आए थे, और इस एसआर मुंबई के मामले में बार बार इस बात को दोहराया गया था कि ये जो है कि संघवाद एक क्या कहते हैं कि मूल रूप है, मूल अवधारणा है संविधान का, और आप इसको जो है कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भी आप उसको कमजोर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए कि केंद्र सरकार को जब अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया तो जाएगा कहाँ केंद्र सरकार? ठीक है, तो ये आपका एसआर मुंबई वाला मसला था। तो एसआर मुंबई के मसले को हो सकेगा तो कल लिखा देंगे। इसका मेन पॉइंट तो मैंने बता दिया आज, कुछ और उसमें पॉइंट है? सर एक रिक्वेस्ट था कि हाँ। पिछला क्लास में जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं कर नहीं पाया, तो पिछला क्लास का सर अगर मिल अच्छा, जाता ठीक है, उसको देखते हैं कहाँ तक अपलोड हुआ है, उसका अपलोड करवा देंगे। ठीक है, ये सर। और एक और चीज सर ये था कि इससे पहले जितनी भी हुए क्लास के सर, आपने जहाँ जहाँ ये किया ना सर, तो उसको अगर हम लोग को ये जो प्रोवाइड करा देते तो उससे ये होता, बहुत सारा उसको तो होगा, रिवाइज हो जाए। उसको GS1 GS2 का नहीं रिसर्च मानना, वो डेट तो वाइज ही सर लगाया उसमें गया है। सर डेट वाइज तो लगाया गया, लेकिन बहुत सारे जो उसमें मिसिंग भी है, क्योंकि हम खोजने का प्रयास किए उसमें, तो अच्छा, बहुत ठीक है, सारा हम हमको देख मिला लेते हैं, भी वो नहीं। कुछ होगा जो अपलोड नहीं हुआ होगा, उसको अपलोड करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो सर एक बार प्लेलिस्ट को सर थोड़ा सा ये कर दीजिए, अरेंज करवा अच्छा, दीजिए, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल वाले को। जी सर। ठीक है, 11:30 बज गए। ओके सर। ठीक है, समझ में आया सबको कि सब सो गए? भेजना है सर लिख कर सर। यस सर। सोए नहीं है ना? हाँ ठीक सर, है, आया समझ में आया। आप जाइए, जाकर के कोई भी पत्रिका हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, पढ़िए इस मामले में। आपको पूरा का पूरा बात जो है कि आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। आप पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जाइए, विजन का भी पत्रिका है या किसी का भी पत्रिका जिसका पढ़ना है उसको पढ़िए, वो समझ में आ जाएगा आपको। आप लक्ष्मीकांत चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जी सर। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए।